नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने देखा था महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आइए फिर हम देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन महात्मा गांधी से जुड़े हुए। पहला सवाल है, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? तो इसका आंसर होगा हेनरी डेविड थॉरो। महात्मा गांधी के बहुत से विचार हैं, जैसे सत्य अहिंसा हुआ, या तो जो भी उन्होंने आंदोलन किए थे वह विभिन्न विचारकों से या तो राइटरों से प्रभावित रहे थे। तो जिस तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हेनरी डेविड थॉरो, ये जो एक अमेरिकी विचारक थे, इनके विचारों से प्रभावित था और इनका बुक था द एसे ऑन सिविल डिसोबीडिएंट, और ये बुक प्रकाशित हुआ था 1849 ईस्वी में। इस बुक को कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, हेनरी डेविड थॉरो। फिर हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, महात्मा गांधी का रचना सर्वोदय किस भाषा में किया गया था? तो महात्मा गांधी का एक रचना है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का उदय, यानी सभी का विकास। तो ये जो रचना था महात्मा गांधी का, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में किया गया था। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग जॉन रस्किन का नाम सुने होंगे। जॉन रस्किन ये एक ब्रिटिश राइटर थे। तो ये एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट। ये बुक आपका आया था 1862 में। तो इसी बुक से वो प्रभावित हुए थे, और इसी बुक का एक तरह से अनुवाद समझिए या तो इसी का दूसरा रूपांतरण समझिए, जो था सर्वोदय। तो बाद में ये गुजराती में इसका अनुवाद किया गया। और उसके बाद हम लोग आइए फिर देखते हैं तीसरा सवाल। तो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया उनका अपना जीवनी पर आधारित बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि ये जो बुक है ये मूल रूप से गुजराती में ही लिखा गया था। बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और हिंदी में भी अनुवाद किया गया। और अगर हम लोग हिंदी में देखते हैं कि सत्य के प्रयोग, यह महात्मा गांधी का जीवनी है, इसी का हिंदी रूपांतरण है। इसको भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है, क्या ये जीवनी है या तो क्या है, इस तरह से। तो ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, या तो इंग्लिश में कहे तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चौथा सवाल, महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल नैयर थे। और प्यारेलाल नैयर जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और ये अंतिम दिनों में महात्मा गांधी के सचिव के रूप में काम भी किए थे। और इन्होंने बहुत सा बुक भी लिखा था। महात्मा गांधी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बुक लिखा था इन्होंने, महात्मा गांधी द लास्ट फेज, डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह, इस तरह से इन्होंने लिखा था। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी के लिए और एक चीज़ बता दें कि महात्मा गांधी का जब निजी सचिव का जब जिक्र होता है तो प्यारेलाल नैयर के साथ साथ और एक नाम आता है, राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर ये बाद में भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी ये, और बहुत लंबा समय तक ये महात्मा गांधी का सचिव रही थी। लगभग 26 ईयर तक राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी का सचिव रही थी। इसलिए आप लोगों को ये भी जानना चाहिए, राजकुमारी अमृत कौर महात्मा गांधी का निजी सचिव के रूप में 26 साल तक कार्य किया था। आइए फिर अगला सवाल लेते हैं, गांधी जी के विचार रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित था। वार एंड पीस। तो लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे, और ये 1855 में जब क्रीमिया युद्ध हुआ था उस समय
रूस के सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया था और बाद में उन्होंने एक बुक लिखा वार एंड पीस। तो इस बुक से भी महात्मा गांधी बहुत ही अधिक प्रभावित थे और ये बुक आया था 1869 ईस्वी में। और उनका एक दूसरा बुक था द किंगडम ऑफ गॉड विथ यू। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि महात्मा गांधी एक दार्शनिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से भी एक विचारक थे, तो इसलिए वे इनके विचारों से प्रभावित थे। और कभी कभी ये एक सवाल भी आता है कि महात्मा गांधी जो थे उनके दार्शनिक पिता कहा जाता है लियो टॉलस्टॉय के। ये सवाल भी कभी कभी नेट में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। लियो टॉलस्टॉय महात्मा गांधी के दार्शनिक पिता उनको कहा जाता है। फिर आइए अगला सवाल, छठा सवाल है, दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। तो यहाँ पर आप लोग को दो चीज़ है, दार्शनिक अराजकतावादी। तो अराजकतावादी विचारधारा ऐसा विचारधारा है जिसमें राज्य को अनावश्यक माना जाता है, राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य एक बल प्रयोग की संस्था है, इस तरह से देखा जाता है। व्यक्ति खुद ही विवेकी होता है और व्यक्ति इस तरह से संगठित होकर अपने आप ही अपना व्यवस्था चला सकता है, इसलिए राज्य जैसी कोई बाहरी ताकत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का विचार महात्मा गांधी भी रखते थे, इसलिए महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि लुई फिशर ने महात्मा गांधी के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो इस पुस्तक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था आपका 1950 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो लुई फिशर ये एक राइटर थे, ये अमेरिकी राइटर थे, इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखा था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? ये सवाल अभी तक बहुत बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो इसका उत्तर होगा 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो बेलगांव अधिवेशन था। और बेलगांव कहाँ है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो बेलगांव कर्नाटक में है, कर्नाटक में बेलगांव है। और आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि महात्मा गांधी अपने जीवन में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इसलिए यह सवाल पूछा जाता है हमेशा। 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन। और उसके बाद आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में 2 बार महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्यता से त्यागपत्र दिए थे, फिर बाद में शामिल हुए थे। इसको भी याद रखिएगा, 2 बार कांग्रेस के सदस्यता से हुए त्यागपत्र भी दिए थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध दांडी यात्रा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, का शुरुआत कब हुआ था? तो हम लोग दांडी सत्याग्रह या तो नमक सत्याग्रह का नाम सुनते हैं, तो वो 12 मार्च 1930 में शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, तो ये 24 दिन चला था और इसमें महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर का सफ़र किया था। उन्होंने अपना सफ़र शुरुआत किया था कहाँ से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरुआत करते हुए दांडी तक गए थे और नमक कानून को तोड़ा था, यानी भारतीयों को उस समय नमक के उत्पादन करने और बेचने पर बहुत अधिक कर लगाया गया था, बहुत अधिक प्रतिबंध था। तो उस कानून का तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 240 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उस कानून को तोड़ा था दांडी नामक स्थान पर, समुद्र के तट के किनारे। तो आइए फिर अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बाद और ब्रिटिश हुकूमत ने देखा कि भारत में शासन व्यवस्था को अगर लंबा समय तक चलाना है तो यहाँ के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इसको लेकर विचार किया जाने लगा और इसलिए
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था 1930 में, फिर दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तो महात्मा गांधी केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और एक सवाल पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था। तो आप लोगों को बता दें कि उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके रैमजे मैकडोनाल्ड, उसमें जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड उसके प्रधानमंत्री थे, तो वे उनका अध्यक्षता किए थे। ये सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड किए थे। आइए देखते हैं ये सवाल फिर से। 11वां नंबर, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम का स्थापना किया था। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका यात्रा किया था 1893 ईस्वी में। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ के भारतीयों के जीवन को सुधारने के लिए बहुत से आंदोलन भी किए थे। तो उसी समय उन्होंने एक आश्रम का स्थापना किया था जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम फिनिक्स नामक जगह पर उन्होंने स्थापित किया था और वह स्थापित हुआ था 1904 ईस्वी में। इसका मकसद था कि भारतीयों जो वहाँ काम कर रहे थे उनको लेकर सामूहिक जीवन, शारीरिक श्रम हुआ और समय का सदुपयोग हुआ, या तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ, इस तरह के चीज़ों के साथ उन लोगों का रूबरू करने के लिए उन्होंने फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था, ताकि लोगों को संगठित भी किया जाए और उत्तम जीवन जीने के तरीके बताए जा सकें। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा संगठन स्थापित किया था। जैसे हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति चल रहा था और वहाँ पर ब्रिटिशों का शासन चल रहा था। तो महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में वहाँ गए तो उसके बाद उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था और इसका स्थापना किया था 1894 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ स्थापना किया गया था। तो वह दक्षिण अफ्रीका में, और कब किया गया था, तो 1894 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी अखिल भारतीय हरिजन समाज का स्थापना कब किए थे। तो गांधी जी को हम लोग देखते हैं उनके विचारों में सब दिन की वे हरिजन समाज का उत्थान और विकास के बारे में हमेशा विचार रखते रहे थे और उनके प्रति हमदर्दी उन्होंने रखा था। तो इसलिए उन्होंने हरिजनों के विकास के लिए, उत्थान के लिए भारतीय हरिजन समाज का स्थापना किया था। 1932 ईस्वी में बनाया था। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खां को जाना जाता है। ये खान अब्दुल गफ्फर खां एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका ऐसे मूल रूप से जुड़ाव वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से था और ये गांधी जी के अनुयायी थे। इसलिए इनको सत्य अहिंसा पर ये उतने ही आस्था रखते थे जैसे महात्मा गांधी रखते थे। इसलिए इनको भी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम पर और कुछ कुछ सवाल पूछे जाता है, जैसे सीमांत गांधी, जैसे हम बोले ये सरहदी गांधी भी इन्हीं को बोला जाता है, सीमांत गांधी, सरहदी गांधी। और इनको बच्चा खां, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार, जिसको कभी कभी लाल कुर्ती नामक संगठन से भी जाना जाता है, उसको लाल कुर्ती दल। तो इसका स्थापना किया था उन्होंने 1930 ईस्वी में। ये नेट में एक बार पूछा गया था कि लाल कुर्ती दल किसके द्वारा स्थापना किया गया है या तो किससे संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फर खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और एक चीज़ यहाँ पर जानना है कि खान अब्दुल गफ्फर खां को भारत सरकार के द्वारा 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था।
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसको भी कभी कभी पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि खान अब्दुल गफ्फर खां को भारत रत्न कब दिया गया था, क्योंकि ये एक बाद में देखा जाए तो ये एक पाकिस्तानी नागरिक थे, तो इसलिए ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1987 में। फिर अंतिम सवाल हमारा है कि गांधी जी के द्वारा संपादित पत्र और पत्रिकाएं क्या क्या थी। तो उन्होंने, गांधी जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए बहुत से पत्र पत्रिका का संपादन किया था। जैसे हम लोग देखते हैं कि यंग इंडिया, इसका उन्होंने 1919 ईस्वी में ये किया था, इसको संपादित किया था। हरिजन, इसको उन्होंने 1933 ईस्वी में संपादित किया था। तो नवजीवन हुआ, इसको भी उन्होंने संपादित किया था। इसके साथ साथ जैसे उनके बहुत से और पुस्तक भी लिखा था, जैसे उन्होंने हिंद स्वराज लिखा था, हिंद स्वराज भी लिखा था उन्होंने। ये पुस्तक आया था आपका 1909 ईस्वी में आया था। इस तरह से और देखते हैं तो उन्होंने हरिजन हुआ, इंडियन, एक था इंडियन ओपिनियन, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने प्रकाशित करना शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन का। इसको भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। फिर इसी तरह के जानकारी के साथ हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद।